हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूं एक हेल्पफुल वीडियो। और स्क्रीन पे देख के आप समझ गए हैं कि आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं रीट एग्जाम की, यूपीटीईटी, एचटीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी या किसी भी स्टेट के टीडी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बता दें साथ ही साथ कि किसी गवर्नमेंट जॉब या टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन भी अगर आप कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको जो पेपर सेकेंड होता है वो सब्जेक्ट से पूछा जाता है, लेकिन पेपर फर्स्ट में इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में दोस्तों। तो एक मल्टीपर्पज़ वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और ये एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर से हमने कुछ क्वेश्चंस आज के वीडियो में शामिल किए हैं। आशा है कि आपको पसंद आएंगे, क्योंकि सभी ऑप्शंस को और टॉपिक को समझाने की पूरी कोशिश की गई है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या है, आप सभी ने यहाँ पे गैस ही कर लिया होगा। हम आपको बता देते हैं, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि पूछा गया था कि सीखने का प्रमुख नियम कौन सा नहीं है। तो बता दें दोस्तों कि E.L. थॉर्नडाइक, जिन्हें कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है, इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए थे, जिन्हें मेन लॉ ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ गौण नियम भी जो है साथ ही साथ प्रतिपादित किए थे। तो क्वेश्चन में बात की गई है कि कौन सा मुख्य नियम में शामिल नहीं है, तो लॉ ऑफ जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण का नियम इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब आपको पता ही चल गया है कि 3 कौन से नियम हैं, मुख्य नियम जो कि सीखने में शामिल किए जाते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे अभ्यास के नियम से जाना जाता है। अभ्यास यानी कि प्रयास, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है कि हम जितना ज़्यादा प्रयास करते हैं, किसी चीज़ को, क्रिया को दोहराते हैं, हम उसमें उतने ही ज़्यादा उसमें जो है कौशल हासिल करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसे एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ यूज एवं लॉ ऑफ डिसयूज के नाम से भी जाना जाता है। और सेम प्रिंसिपल पे आधारित है कि लॉ ऑफ यूज हमें बताता है कि जिस क्रिया को हम दोहराते हैं वो उसमें हम काफ़ी प्रभावी ढंग से जो है कमांड हासिल करते चले जाते हैं। और लॉ ऑफ डिसयूज ये बताता है कि जब हम किसी क्रिया को काफ़ी दिनों तक दोहरा नहीं पाते हैं, हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो उस सीखे हुए स्किल को हम भूलने लगते हैं। और यही होता है सभी दोस्तों के साथ कि जब भी वैकेंसी आती है आप तभी पढ़ना शुरू करते हैं, और जैसी वैकेंसी जो है नहीं होती है या एग्जाम की डेट जब तक नहीं आती, तो आप जो टॉपिक पढ़ चुके होते हैं उसे दोहराते नहीं हैं, उसे रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए वो टॉपिक आपको भूलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों बता दें कि रिवीजन जो है वही सफलता की कुंजी है। तो लगातार रिवीजन करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। बात करते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि जो दूसरा प्रभाव का नियम है वह यह बताता है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी क्रिया को करते हैं और उसका अगर हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, तो हम उस क्रिया को दोहराना पसंद करते हैं, दोबारा करना पसंद करते हैं, बार बार करना पसंद करते हैं। और अगर कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी स्किल हम सीख रहे हैं, तो अगर उसका हमें जो है निगेटिव इफेक्ट मिलता है तो हम उसे आगे करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसे लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव के नियम के रूप में जाना जाता है। लॉ ऑफ रेडीनेस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप सभी लर्नर्स के लिए, सीखने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, कि जब तक हम किसी भी काम को करने के लिए, पढ़ने के लिए या किसी भी क्रिया को करने के लिए, सीखने के लिए खुद से तैयार नहीं होते हैं, तब तक हम उस स्किल को कभी नहीं सीख सकते। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात कही गई है। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम यही बताता है कि हमें खुद से इंटरनल मोटिवेशन के थ्रू जो है काम करना होगा। हमारे दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि हमें ये काम करना है, हमें पढ़ना है, हमें सक्सेस हासिल करनी है लाइफ में, तभी हम उस काम को कर पाते हैं। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यही बताता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि
संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? और बात की जा रही है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है और इसके बारे में सबसे पहले जो है बताया था, आपको बता दें करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि पीटर सेलोबी एवं जॉन डी मेयर, यानी कि मेयर एवं सलोबे ने इसके बारे में बताया था। पीटर सलोबे एवं जॉन डी मेयर ने 1900 में जो है संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। और आपको इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि क्या बता रहा है ये, कि स्वयं की एवं दूसरों की भावना अथवा संवेगों को समझने एवं व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता को ही इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हुए चलेंगे सभी क्वेश्चंस को, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप एग्जाम में बिल्कुल सही आंसर करके आए और आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यही हमारी वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम यानी कि कौन सी जो लर्निंग मेथड है वो बताती है अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड, यानी कि जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उनके बिहेवियर को विश्लेषण करना, उसको एनालाइज करना एंड फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ हिज और हर लर्निंग डिफिशियंसी, और उनकी जो ये डिसेबिलिटी है उसके मुख्य कारण क्या है, उन कारणों के बारे में पता करने के बारे में जो है कौन सी लर्निंग मेथड जो है अप्रोच यहाँ पे बताई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच जो है हेल्पफुल होती है अयोग्य बालकों यानी डिसेबल्ड चिल्ड्रन के उनकी अयोग्यता के मुख्य कारणों का पता लगाने में। और इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो हर एक इंडिविजुअल होता है वो अलग होता है, अपने व्यवहार में, अपने गुणों में, सीखने की प्रक्रिया में उसकी योग्यता कितनी है, हर तरह से अलग होता है। और अगर स्पेशली बात करें कि जो डिसेबिलिटी है किसी चाइल्ड की वो भी एकदम अलग होती है उस इंडिविजुअल की, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच जो है ये यहाँ पे हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पे। आजकल लेटेंट लर्निंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लुप्त अधिगम, जिसे गुप्त अधिगम के नाम से भी जाना जाता है, या लेटेंट लर्निंग जो है इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? Who first introduced the concept of latent learning? And correct answer is option number 3. Edward Chess Tolman ने सबसे पहले गुप्त अधिगम या लेटेंट लर्निंग के बारे में या लुप्त अधिगम के बारे में बताया था। और बता दें दोस्तों कि ये जो है एक प्रकार की लर्निंग होती है लेटेंट लर्निंग या गुप्त अधिगम जिसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता एवं सीखने वाले के व्यवहार में भी इसका प्रभाव स्पष्टता दिखाई नहीं देता, यानी कि तुरंत दिखाई नहीं देता। और गुप्त अधिगम या लुप्त अधिगम तब होता है जब किसी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बजाय किसी चीज का अवलोकन बाद के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। यानी कि कोई भी चीज अभी हम देख रहे हैं जो हमारे सामने है और जो हम अधिगम कर रहे हैं या सीख रहे हैं या किसी भी चीज को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका प्रभाव एट दैट टाइम ऑन स्पॉट ना पड़ के किसी भी इंडिविजुअल पे और उस चीज का अवलोकन ध्यान से करने के बाद और आगे आने वाले व्यवहार में जो है उसका जो है इफेक्ट दिखाई देता है, तो इसे बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? हु वाज द मेन प्रोफाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद के जो प्रणेता हैं वो हैं विलियम जेम्स, यानी कि यही है फाउंडर ऑफ प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिज्म। और प्रकार्यवाद की स्थापना विलियम जेम्स द्वारा अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की गई थी दोस्तों। और प्रकार्यवादी सिद्धांत के समर्थक यह मानते हैं कि समाज की क्रियाएं व्यवस्थित तरीके से चलती हैं और इसलिए वह समाज को एक सिस्टम के रूप में देखते हैं, यानी कि एक फंक्शन प्रॉपर जो है सिस्टमेटिक वे में जो है समाज की क्रियाएं या जो सभी जो अंतर क्रियाएं हैं व्यक्तियों की आपस में
इंडिविजुअल्स की आपस में और समाज में जो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, एक जो सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो एक व्यवस्थित तरीके से चलती है और इसी को हम फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? तो बात की जा रही है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनेट मोटिव, यानी उस मोटिव की बात की जा रही है, उस मोटिव की, उस जन्मजात अभिप्रेरक की जो कि जन्म के टाइम से ही हमारे में पाया जाता है, और वो है भूख यानी कि हंगर। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसके अलावा देखिए पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, ये सभी एक्सटर्नल मोटिव के रूप में पाए जाते हैं जो कि जन्म के बाद हमारे सामने आते हैं और एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, और हम किसी भी चीज को सीखने के लिए बाहरी तौर पे यानी कि इनको देख के इनसे प्रेरित होते हैं और सीखते हैं। तो ये कहलाते हैं एक्सटर्नल मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंज दैट अक्वर इन द चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट्स टू अपीयर? एंड करेक्ट आंसर प्यूबर्टी यानी कि एडोलसेंस पीरियड, टीन एज पीरियड की बात की जा रही है दोस्तों, और स्पेशली प्यूबर्टी की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए प्यूबर्टी का मतलब होता है द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट एट विच टाइम एन इंडिविजुअल इज मैच्योर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि जब किसी भी मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स में जब सेक्सुअल चेंज होना प्रारंभ हो जाते हैं, गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स शुरू होता है, तो उसे हम प्यूबर्टी की अवस्था कहते हैं, यानी कि द स्टेज एट विच इंडिविजुअल्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, उसे बोला जाता है प्यूबर्टी की अवस्था। तो इसमें बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज देखने को मिलते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, जो कि हार्मोन्स के कारण दोनों में मेल एंड फीमेल में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। तो जो एक्सटर्नल चेंज होते हैं जैसे कि आवाज का भारी होना, मुस्टैचेस का आना बॉयज में, और फीमेल में जो है तो फीमेल में भी जो है आवाज का पतला होना, और ऐसे बहुत से फीचर्स होते हैं, और ज़्यादा ऑयल्स का सिक्रीट होना और पिंपल्स आना, ये सारी चीज़ें जो हैं स्वेट ग्लैंड्स के कारण होती हैं। तो ये एक्सटर्नल चेंज होते हैं जो बाहर से ही दिखाई देते हैं इंडिविजुअल्स में। लेकिन कुछ इंटरनल चेंज होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं और फिजियोलॉजिकल लेवल पे हार्मोन्स के कारण बॉडी में होते हैं, तो उन्हें हम इंटरनल चेंज बोलते हैं। और इन सभी को एक साथ लैंगिक चेंज या सेक्सुअल चेंज के रूप में जाना जाता है जो कि प्यूबर्टी स्टेज में पाए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टाइप एस कंडीशनिंग यानी कि स्टिमुलस कंडीशनिंग। और स्टिमुलस का नाम लेते ही आप समझ गए हैं दोस्तों कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलाव यानी कि पावलाव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत की बात यहाँ पे की जा रही है। और इस थ्योरी के अनुसार आपको बता दें, पावलाव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था और उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि यदि खाना देने के पहले घंटी बजाई जाती है, कुत्ते को खाना देने के पहले घंटी बजाई जाए प्रतिदिन और फिर कुत्ते को खाना दिया जाएगा, तो जैसे ही घंटी बजती है तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, यानी कि भले ही खाना ना दिया जा रहा हो और जैसे ही घंटी बजने की आवाज़ सुनता है, अगले कई दिनों के बाद रिपीटेड जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो जाती है। यानी कि घंटी का बजना एक सामान्य उद्दीपक है, नॉर्मल स्टिमुलस है, जो कि एक दूसरे उद्दीपक यानी कि भोजन के साथ जोड़ा गया यहाँ पे, और एक प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स हो रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। यानी कि जब कोई भी जैविक दृष्टि से जो कोई बायोलॉजिकल स्टिमुलस जो होते हैं, बायोलॉजिकल स्टिमुलस को नॉर्मल स्टिमुलस के साथ जोड़ दिया जाता है या युग्मित किया जाता है और एक साथ जो है अप्लाई किया जाता है, तो इससे सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। इसे टाइप एस कंडीशनिंग या स्टिमुलस कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है और शासकीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, और ये पावलाव ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि परिश्रम प्रियता बनाम हीनता यानी कि व्हाट इज एज ग्रुप गिवन बाई एरिक्सन फॉर द स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। एरिक्सन ने जो है
आयु वर्ग के हिसाब से पूरे जीवन भर के जो विकास के चरण हैं उसे 8 चरणों में इन्होंने डिवाइड किया था। एरिक्सन ने पूरे जीवन भर जो विकास चलता है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग 8 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया था। और बात की जा रही है यहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, यानी कि 6 to 11 वर्ष में ये जो है ये स्थिति बनती है। आपको बता दें कि जो इन्होंने दिया था एरिक्सन ने वो और कौन से उन्होंने ग्रुप बताए थे, तो नंबर 1 ग्रुप इन्होंने बताया था विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था। नंबर 2 पे है स्वायत्तता बनाम शर्म अवस्था, जो कि 1 से 3 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है, यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट अवस्था जिसे कहते हैं। नंबर 3 पे आता है पहल बनाम अपराध, यानी कि इनिशिएटिव बनाम गिल्स की अवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। और नंबर 4 पे आता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी कि परिश्रम बनाम उद्यम अवस्था जिसे कहते हैं। नंबर 5 पे आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी कि पहचान बनाम पहचान अवस्था। 6 पे आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था। और नंबर 7 पे आता है उत्पादकता बनाम स्थिरता, यानी कि लास्ट जो है वो कौन सा है, संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था, जो कि वृद्धावस्था है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपका होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विच इज नॉट द करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के मुख्य नियमों में कौन सा निम्न में से शामिल नहीं है। और ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी दोस्तों को इसका करेक्ट आंसर पता ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सभी स्टडीज ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी पढ़ने वाले हमारे जो साथी हैं उनको ये वीडियो मिल सके और वो भी तैयारी कर सकें। मूव करते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।